डिस्काउंट की बात शुरू करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर डिस्काउंट के लिए एक अकाउंट यूज होता है और वो आपको क्वेश्चन में खुद दिख रहा होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है 8000 डिबेंचर हैं 100 रुपए के, 5% डिस्काउंट पे दिए। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था प्रीमियम के लिए तो हम कहां पर मानते थे? अलॉटमेंट पे। तो डिस्काउंट के लिए साइलेंट है तो डिस्काउंट भी कहां मानेंगे? अलॉटमेंट के लिए। 6000 डिबेंचर के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा, जबकि हमने कितने इशू करे और पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा? ओवर सब्सक्रिप्शन के अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में ये इशू को ध्यान में रखते हैं, किसको ध्यान में रखते हैं? इसको ध्यान में रखते हैं। 8000 भूल जाएंगे, सारी अकाउंटिंग किससे चलेगी? 6000 से चलेगी। सारा पैसा डीली रिसीव्ड हुआ, एक्सपेंसेस हो गए डिबेंचर पे कितने? डायरेक्टर ने राइट ऑफ करने की बोला है 1/5 ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L ईच ईयर। 1/5 आपको राइट ऑफ करना है हर साल। कहां से? P&L से। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो और कंपनी की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। कौन से साल की? 5 साल। 6000 इंटू 25 150 पक्का है? 150 सामने दिख रहा तो 150 ही होगा। 6000 इंटू 25 150, 1.5 लाख से पहली एंट्री। बैंक टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन नंबर 1, नंबर 2 डिबेंचर एप्लीकेशन 2 डिबेंचर। अब अलॉटमेंट आएगा तो अब यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपया और बैलेंस 25 कितना हो गया? 50। तो बैलेंस 50, जबकि 5% डिस्काउंट कहाँ गया बेवकूफों? ठीक है। तो अब ये हुई अलॉटमेंट की एंट्री, दिख रही है? अलॉटमेंट में क्या माना गया? डिस्काउंट माना गया। यानी अलॉटमेंट 25 का नहीं है, अलॉटमेंट है 30 का। और 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपए। तो 30 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 25। अब आप सोचो क्वेश्चन में तो ये चीज बता ही नहीं रखी। क्वेश्चन क्यों बताएगा? क्वेश्चन साइलेंट होता है तभी तो अलॉटमेंट पे लेते हैं। ठीक है। तो 6000 इंटू 25 कितना होता है बेटा? 1.5 लाख। और 6000 इंटू 5 कितना होता है? 30,000। और 30 इंटू 6 कितना होता है? 18। एंट्री हो गई। तो 1/2 2 आ गया। अब वापिस एक बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, पूरा पैसा रिसीव हो रहा। अब बैलेंस की अगर बात करें तो 25 और 30 कितने हो गए? 55। तो ये होगा 43। 45 6 निकालो 270 आता है क्या? आ गया 270। तो 2/1 और फिर वापस 2/, तो ये आ गया बैंक टू फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल 270। अब इशू एक्सपेंस क्वेश्चन ने बोला 20,000 के हो गए, तो 20,000 के इशू एक्सपेंस की एंट्री वो की वही शेयर इशू के टाइम पे मैंने एंट्री लिखवाई थी आपको। वहां पर हम एंट्री लिखते थे शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक। तो यहाँ पर शेयर नहीं है, डिबेंचर है, तो एक्सपेंस ऑन इशू टू बैंक। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? 1/5 राइट ऑफ करेंगे। तो 20,000 का 1/5 4, 20 डिवाइडेड बाय 5 4। और डिस्काउंट कितना दिया आपने? 30। 30 का 1/5 6। इस साल यानी कि 6000 और 4000 बराबर करने हैं। किससे बराबर करने? P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू टू एक्सपेंस 10,000, जिसमें से 6000 तो डिस्काउंट के हो गए, 4000। ठीक है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000 का घाटा है। ये घाटा कहाँ से आया? ये अभी P&L में लाया था ना बेटा। तो ये हमारे लिए लॉस बराबर कर रहे थे हम। क्वेश्चन ने प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा हमें, तो ये 10,000 हमारे लिए क्या है? लॉस। डिबेंचर होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखती है नॉन करंट लायबिलिटी में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 13% डिबेंचर 6 लाख के। 6 लाख के कैसे हुएंगे? 6000 इंटू 100। डिस्काउंट कहाँ गया सर? डिस्काउंट जाएगा अदर में। ठीक है। अब डिस्काउंट में आपने 6000 बराबर कर दिया था तो कितना बच रहा? 30 में से 6 गए तो कितने? तो यहाँ 3/5 के हिसाब से 18,000 दिखा रखा है, क्योंकि 1/5 जो है वो आपकी इस साल की एसेट में दिखेगा।
तो 6 और 18 मिलके आपके हो रहे हैं 24। अब आपका मन का सवाल कि ये तोड़ा क्यों? बेटा ये तो बराबर हो गया। अब इस साल जो आपका लॉस है वो आपकी संपत्ति है, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट तो आपकी जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, आपको मेंबर को पे करना रहता है, लेकिन लॉस आपके लिए क्या होती है? आपकी संपत्ति होती है, घाटा झेला जाता है। इसलिए जो पुराने लोग कहते थे ना कि दुख तो भोगा जाता है और सुख का आनंद लिया जाता है। सुख कभी भोगा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हैप्पीनेस जी रहा हूं। आप हैप्पीनेस की वाइब ले सकते हो, लेकिन दुख आपको जीना पड़ेगा। तो ऐसे ही लॉस है, लॉस आपकी संपत्ति बनेगा। ठीक है, तो 10,000 तो आप बराबर कर ही चुके हो। अब अगले साल का 1/5 आपके लिए ऑलरेडी पहले से आ गया अदर करंट असेट में, और 1/5 आ गया आपका एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस आपका टोटल हुआ था 20,000। 20 में से 4 तो यहाँ चला गया, 4 यहाँ चला गया, तो बचा 12। और एक्सपेंसेस आपके 6 यहाँ चले गए, 6 यहाँ चले गए, तो बचे। कैश कितना कलेक्ट हुआ? 550 कलेक्ट हुआ। 550 क्यों हुआ? क्योंकि सर 5% डिस्काउंट था। तो 6 लाख का 5% आप हटाओगे तो फिर यहाँ 550 के साथ 20,000 तो आपके बैंक से एडजस्ट हो चुके हैं, आपने सेट ऑफ कर दिया ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल अब ये बनी आपकी बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल के नाम पे कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं दिखाया। रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000 का घाटा। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 6 लाख रुपए। नॉन करंट असेट में अदर करंट असेट में आपके 30,000, 20 और 30, 5,50,000 आपको कैश रिसीव हो गया। 10,000 आपकी अदर करंट असेट होगी जो अगले साल आपको बराबर करनी है। दोनों साइड का टोटल 590, 590। अब यहाँ 590 कैसे आया? 6 में से 10,000 नेगेटिव थे, इसलिए यहाँ पर बना 590। इनका टोटल लगाओगे, टोटल आएगा 500। अगला क्वेश्चन। अब आ गए बेटा हम अदर देन कैश पर। अदर देन कैश की कहानी मैं दोबारा दोहरा देता हूं। जब हम कोई असेट खरीद रहे हैं या कोई बिजनेस रनिंग खरीद रहे हैं, तब हम पैसा देने की जगह पर डिबेंचर इशू करते। तो असेट खरीदने पे एंट्री होती थी असेट टू वेंडर, और बिजनेस खरीदने पे एंट्री होती थी असेट टू लायबिलिटी। उसमें हमें पता लगता था कि गुडविल है कि कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर हमें कीमत पता लगानी पड़ेगी कि कितने के डिबेंचर हमें इशू करने, उसको हम बुलाते हैं परचेज कंसिडरेशन। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में तीनों काम हो जाएंगे आपके। आपने एक असेट परचेज करी है 10,45,000 की, और आप 14% डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपए के। अगर डिबेंचर पार पे इशू होते हैं तो क्या होगा? डिस्काउंट पे होते हैं 5% तो क्या होगा? और 10% प्रीमियम पे होते हैं तो क्या होगा? अब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, रजिस्टर निकाल लीजिए पहले तो, रफ नोट वाला। 10,45,000 डिवाइडेड बाय 100, 10,45,000 डिवाइडेड बाय 95, और 10,45,000 डिवाइडेड बाय 110। तीनों अमाउंट दे रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्किंग दे रहा हूँ बेटा, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी ये चीज। आपको थोड़ा सा ध्यान देना। जब आप पार पे इशू कर रहे थे तब इशू हुए 10,450। जब आपने डिस्काउंट पे इशू करे तब इशू हुए 11,000, और जब आपने प्रीमियम पे इशू करे तब इशू हुए 9,500। यानी हमें एक चीज समझ में आई कि अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो ज्यादा चीजें इशू हो जाए, नंबर ज्यादा हो जाए। जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो नंबर, ये नंबर क्यों चाहिए? इसके बिना आप एंट्री नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपने पहली एंट्री जो करी वो तो कर दी आपने असेट टू वेंडर 10,45,000। अब आपको शेयर इशू करने थे तो पहली जो एंट्री होती है वो होती है वेंडर टू डिबेंचर। अब यहाँ पर तो पार पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, वेंडर टू डिबेंचर 10,45,000, बात खत्म हो गई। दिक्कत आएगी डिस्काउंट पर। यहाँ पर कैलकुलेशन होगी किससे? 11,000 से, यानी 11,000 इंटू 100। 11,000, ये जो 14% डिबेंचर दिख रहे हैं ना, ये क्या है? 11 लाख इंटू 100, यानी कि चीज कितने की थी और हमने कितने का डिस्काउंट छोड़ दिया और कितने में इशू कर दिया। ये अमाउंट निकालने के लिए हमें पहले इस अमाउंट को तैयार करना कि डिबेंचर कहने को तो 11 लाख के थे, लेकिन हमने 5% डिबेंचर पे डिस्काउंट छोड़ के 55,000 का कितने में दे दिए? 10,45,000 दे दी।
और अगर ये चीज प्रीमियम पे आ जाए बेटा तो प्रीमियम में और संकट है। माल था 9,500, यानी 9,500 इंटू 100 तो केवल कितना होता है, यानी कि डेबेंचर तो केवल कितने के थे, 9.5 लाख के, लेकिन हमने उसमें 95,000 का प्रॉफिट ऐड करके उसको कितने में बेच दिया। यानी कि यहाँ पर ज्यादा डेबेंचर इशू हुए तो आपके डेबेंचर की वैल्यू ज्यादा दिखी, यहाँ पे डेबेंचर कम इशू हुए तो डेबेंचर अकाउंट में आपको कम अमाउंट दिखा और बचा हुआ अमाउंट क्या दिखा, एसपीआर, कि भैया हमने कम डेबेंचर थे लेकिन हमने प्रीमियम पे दिए आपको। यहाँ पर क्या बोल रहे हो, डेबेंचर ज्यादा है हमने डिस्काउंट में दिया आपको, और यहाँ पर तो जितने थे उसी रेट पे दे दिया आप। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। अगला, अब इस क्वेश्चन में देखो परचेज कंसिडरेशन भी दे रखा, 8.5 लाख की तो संपत्ति खरीद रहे हो, 1.5 लाख की लायबिलिटी खरीद रहे हो और पेमेंट कितने का कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो आपने 424 निकाले यहाँ वो आपको ऑलरेडी दे रहे। तो अब यहाँ पर 1.5 लाख और 720 मिल गए तो कितना होता है, 970, अबे 870, 8.5 का काम कितने में कर रहे हो आप, 870 में, तो यहाँ पर 20,000 की बन गई गुडविल। यहाँ क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर आपको पेमेंट कंसिडरेशन दे रखा था, यहाँ पर पेमेंट कंसिडरेशन दे रखा था क्या, तो यहाँ पर जो डिफरेंस था वही क्या बन गया, पेमेंट कंसिडरेशन। लेकिन जब पेमेंट कंसिडरेशन दे रखा होता है तो फिर वो डिफरेंस क्या बन जाता है, अगर डेबिट पे है तो गुडविल और क्रेडिट पे आएगी तो कैपिटल। अब क्वेश्चन ने कहा था कि 100 रुपए के डिबेंचर 20% पे देने हैं, तो हिसाब कितने का, 7,20,000, 7,20,000 को 120 से करा दो कितना आया, अब 6,000 इंटू 100 यानी 6 लाख के डिबेंचर है और हमने कितने में देना है, तो 1,20 क्या कलेक्ट कर रहे हैं तुमसे, प्रीमियम कलेक्ट। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी ने, ये रहा जो मैं कह रहा था ना तुम्हें, आ गया ये वाला क्वेश्चन देखो, 12 लाख की तो असेट है, 2,20,000 की लायबिलिटी है और 9,40,000 का पेमेंट कर रहे हो। 9,40 और 2,20 कितने होते हैं, 11,60 और असेट कितने की है। अब इस केस में असेट की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर 40,000 कैपिटल क्रेडिट पे, वहां पर इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में 8.5 लाख की असेट थी, लायबिलिटी 1.5 लाख की थी और पेमेंट कर रहे थे 720 और 1.5 मिला के हो रहे थे 870 और यहाँ रह रहे थे 850, तो असेट कम थी इसलिए यहाँ बन रही थी गुडविल। इस क्वेश्चन में आप देखो तो असेट है 12, लायबिलिटी है 220, पेमेंट कर रहे हैं 940 और 220 मिलके हो रहे हैं 11,60, जबकि असेट कितनी है 12, यहाँ असेट ज्यादा है इसलिए यहाँ पर क्रेडिट पे क्या है, कैपिटल रिजर्व। 12 लाख 220 40 940 का हिसाब कैसे करना है, 6% डिस्काउंट पे, यानी 470 का मान के 2,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, तो 2,000 इंटू 500 के हिसाब से 10 लाख के डिबेंचर है जो कि कितने में दे रहे हैं, 940 में, और डिस्काउंट कितना भुगत रहे, 60,000 का भुगत। बात समझ में आई, आगे करें।